नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल में। आज हम फिर से धूमिल की एक और कविता के साथ आपके समक्ष हैं। इस कविता को पढ़ने से पहले हम बता दें कि धूमिल की लगातार 3 कविताओं पे बातचीत हो चुकी है, जिसमें रोटी और संसद छोटी कविता एक है और अकाल दर्शन और मोचीराम जैसी लंबी कविताएं भी शामिल हैं। वो तीनों कविताओं की जो वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। अब हम धूमिल की चौथी कविता जो यूजीसी नेट सिलेबस के यूनिट 5 में लगी हुई है उस पे बातचीत करेंगे। उस पे बातचीत करने से पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स आपको दिख रहे होंगे जो धूमिल की कविता के बारे में है और जिस कविता का शीर्षक है नक्सलवाड़ी। तो ये जो नक्सलवाड़ी कविता है वो संसद से सड़क तक नामक काव्य संग्रह में संकलित है और इस काव्य संग्रह में संकलित होने से पहले 1967 में बनारस से निकलने वाली पत्रिका जिसका नाम आमुख है उसमें छपी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होगा एग्जाम की परीक्षा की दृष्टि से कि 1967 में ये कविता संकलित अपने संग्रह में संकलित होने से पहले आमुख नामक पत्रिका में छप चुकी थी। दूसरी बात यह है कि ये जो नक्सलबाड़ी जो जगह है वो बंगाल में एक स्थान है और स्थान के साथ साथ ये एक रेलवे स्टेशन भी है जहाँ पे देश में अचानक से विक्षोभ की एक स्थिति बनती है, अर्थात एक आंदोलन का रूप ले लेता है। और इसी नक्सलवाड़ी को अपने कविता का शीर्षक देते हुए धूमिल ने इस छोटी सी जगह पे हुए आंदोलन को एक बड़े राजनीतिक ढांचा में गढ़ते हुए, राजनीतिक परिदृश्य में उसको ढालते हुए वर्तमान में और तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में बहुत ही अच्छे तरीकों से अपने पाठकों के समक्ष इस कविता को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कविता को पढ़ने से पहले हम 2-3 बातों को जानेंगे कि कविता में हुआ क्या है। कविता में समाज के और राजनीति व्यवस्था दोनों के बीच आम आदमी और हाशिए पर पड़े लोगों के पीसने की जो चीजें हैं उसको बताई गई है और हम हार थक के दोनों के बीच में एक समझौता स्थापित हो जाता है। उस समझौता को व्याख्या के रूप में कविता में प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ते हैं धूमिल। आप देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है कि सहमति के माहौल की मुखालफत इजिकल टू यानी कि बराबर नॉम चॉम्स्की के कंसेंसस। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पूरे यूट्यूब पे ऐसी कोई इस तरह के कोई तथ्य नहीं बताया होगा जो मैं बताने जा रहा हूं। ये जो सहमति के माहौल की मुखालफत की बात है, जो आप अभी जब हम मूल पाठ को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो कविता नक्सलवाड़ी है वो सहमति शब्द से शुरू होती है और मैंने जो बराबर करके नॉम चॉम्स्की की कंसेंसस नामक एक धारणा की बात की है, ये उस समय के सहमति यानी कि जो नक्सलवाड़ी अर्थ के अंतर्गत जो राजनीतिक व्यवस्था और आम आदमी के बीच एक समझौता अर्थात एक सहमति बनने की मुखालफत कर रही है, वो आज के राजनीतिक परिदृश्य को अमेरिका के राजनीतिक परिवेश में आप नॉम चॉम्स्की की एक धारणा है कंसेंसस, उसको पढ़ के आप समझ सकते हैं। आप एक बार जरूर सर्च करिए कि नॉम चॉम्स्की के कंसेंसस, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं इसको भी बताऊंगा एक वीडियो के माध्यम से कि है क्या ये कंसेंसस। अभी हम कविता पे बातचीत करेंगे। कविता क्या है जो सहमति से शुरू हो रही है और धूमिल कह रहे हैं कि ये सहमति जो है वो इस समय की शब्द नहीं है, मतलब हमारे समकालीन के शब्द नहीं है। आप कविता पढ़ते जाएंगे, कविता का अर्थ खुलता जाएगा और राजनीतिक व्यवस्था पे जो तीखा व्यंग उलटबासी के तौर पे धूमिल ने अपने रचना संसार में रचा है आपके समक्ष प्रस्तुत होता जाएगा। इस रूप में अब हम कविता के मूल पाठ पे बातचीत करेंगे। तो कविता की जो मूल पाठ है वो कुछ यूं है कि सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं। अर्थात मैंने जो बताया कि दो पार्टों के बीच सहमति हो जाती है। सहमति का मतलब एक आम आदमी राजनीतिक व्यवस्था के बीच में पीस पीस के अंत में हार थक के उससे समझौता कर लेता है, अर्थात उसकी ही बातों पे सहमत होके अपनी जीविका को चलाने लगता है। पर धूमिल कह रहे हैं
कि सहमति यह समकालीन शब्द नहीं है, अर्थात ये जो सहमति शब्द है वो वर्तमान की मांग नहीं है, ये चीजें पुरानी हो चुकी। अब हमें आगे आके एक विरोध के रूप में हमारी अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना होगा। इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। जंगल के जिरह के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है। जंगल के जिरह के बाद यानी कि वो जो आप जंगल का जो प्रतीक है वो संसद के रूप में ले सकते हैं, और संसदों में बहुत जिरह के बाद फिर भी जो धूमिल कवि हैं उनके साथियों ने उन्हें बताया कि जो भूख है यानी कि जो आम आदमी जो हाशिए पे पड़े हुए लोगों की व्यवस्था की बात कर रहा है, उनकी जो भूख है उसका इलाज केवल नींद के पास है, अर्थात भोजन नहीं है। नींद आएगी तो हमें भूख भूल जाएगी और फिर जब हम उठेंगे तो शायद भूख हमारी मर चुकी होगी। आगे कह रहे हैं कि मगर इस बात से सहमत नहीं था। विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अभी अपनी जुबान सौवाइन की जांग पर भूल आया है। धूमिल कह रहा है कि मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जुबान सौवाइन की जांग पर भूल आया। आप ऊपर देख रहे होंगे कि मैंने बताया कि जो सहमति है उससे कवि बिल्कुल भी समकालीन शब्द नहीं मानते हुए कह रहे हैं कि इसे बालिगों के बीच चालू मत करो, अर्थात जो युवा पीढ़ी है उनको मत बताओ कि वो सहमत हो जाएं किसी भी चीज किसी भी व्यवस्था के प्रति अपनी सहमति जताने लगे, बल्कि सहमति की जगह उनके साथियों ने जंगल यानी कि संसद में जिरह के बाद समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है। जिस समझदार साथियों को की वो बात कर रहे हैं वो समझाते हैं कि भूख का इलाज यानी कि आम आदमी हाशिए पर दलित शोषित वंचित वर्ग के का जो भूख है उसका इलाज नींदों के पास है, अर्थात सोने में ही है भलाई है, अर्थात सहमति करने में भलाई है। मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। मगर इस बात से धूमिल सहमत नहीं है। विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि अपनी जुबान सौवाइन की जांग पर भूल आया है। अब आप देखिएगा कि किस तरह से नैतिकता और चारित्रिक पतन की बात कर रहे हैं धूमिल। कह रहे हैं कि विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि अपनी जुबान सौवाइन की जांग पर भूल आया है, अर्थात कहने का मतलब है कि जब आदमी है वो अपनी जुबान सौवाइन की जांग यानी कि यहाँ पे क्या है कि जिस आदमी का खुद से कोई नैतिकता नहीं है, खुद के अंदर कोई चारित्रिक व्यक्तित्व नहीं है, वो किस तरह का कोई विरोध करेगा, वो क्या बोलेगा दुनिया को, क्या नैतिकता सिखाएगा, इसकी बात कर रहे हैं। फिर भी हकलाते हुए उसने कहा मुझे अपनी कविता के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। अब आप देखिए कि धूमिल किस तरह कह रहे हैं कि फिर भी हकलाते हुए उसने कहा यानी कि एकाएक उसने कहा कि मुझे अपनी कविता के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। ये दूसरे प्रजातंत्र का मतलब क्या है? ये दूसरे प्रजातंत्र जिस दूसरे प्रजातंत्र की तलाश धूमिल को है वो प्रजातंत्र एक ऐसा प्रजातंत्र होना चाहिए जिसमें नैतिकता हो, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था एक दुरुस्त रूप में हो। इस तरह की प्रजातंत्र की तलाश धूमिल कर रहे हैं अपनी कविताओं के लिए। सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घूंसे पर गिर पड़ोगे। कह रहे हैं कि सहसा तुम कहोगे फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्सों के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घूंसे पर गिर पड़ोगे। मतलब कि ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं और सारी जो चीजें हैं अगर उसका हम विरोध करेंगे, पर ऐसा प्रतीत होता है कि हम इस तरह के विरोध करते हैं फिर अपने ही विरोध किए हुए अपने ही वर्ग के लोगों से चीजों को दबे हुए महसूस करते हैं और फिर अपने ही पैरों पे गिर जाते हैं, अपनी ही बातों को गलत साबित करते हुए अपने ही नजरों के सामने गिर जाते हैं। कह रहे हैं कि क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वह कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे। कह रहे हैं कि इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वह कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे। अब धूमिल इसमें विचारधारा की बात आ रही है।
आप देख सकते हैं कि कविता, जो धूमिल की कविता है, वो कहीं ना कहीं वामपंथी विचारधारा, वामपंथी चेतना से प्रभावित कविता है। दाहिने हाथ का मतलब दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर संकेत कर रहा है। कह रहा है कि इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे। मतलब उस हाशिए पर जो समाज है उसके प्रति वो बातचीत कर रहे हैं कि तुम्हारे पास भूख, और भूख से तड़फड़ाता हुआ ये खाली पेट, इसके अलावा तुम्हारे पास और है क्या जो तुम दक्षिणपंथी जो व्यवस्थाएं हैं, जो कुचक्र चल रहा है, उस साजिश के खिलाफ तुम लड़ोगे भी तो किस रूप में लड़ोगे। अब ऊर्जा की बात हो रही है। आप यहां से एक और अर्थ निकालेंगे कि जब हम किसी भी चीज को, जब हमारी भूख ही नहीं शांत होगी, तो हमें जब ऊर्जा ही नहीं मिलेगा, हम किस प्रकार से मुखर होके किसी भी व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो वर्तमान में दक्षिणपंथी व्यवस्था चल रही है उसके खिलाफ तुम किस तरह से लड़ोगे। आगे कह रहे हैं कि यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है मगर सिर्फ बायां हाथ धोता है। अब देख रहे हैं कि धूमिल इतने खिन्न है। हम पहले भी देख चुके हैं, मोचीराम में भी वो कुछ अभद्र शब्दों का भी यूज कर देते हैं अपनी खिन्नता को दिखाते हुए। इसमें भी हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे शब्दों का यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो एक उनकी खिन्नता को प्रदर्शित कर रही है कि वो कितने खिन्न है उस व्यवस्था से। वो कह रहे हैं कि यह एक खुला हुआ सच है कि दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है मगर गांड सिर्फ बायां हाथ होता है। एक रूढ़ी की बात भी कर रहे हैं, और वो रूढ़ी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं, एक प्रश्न निकल रहा है यहां से कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो हमारे उस अंग की बात कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक बाएं हाथ के लिए ही अधिकारित कर दिया गया है, लेकिन ऐसा क्या है कि जो हम दाएं हाथ की नैतिकता के बल इतने दबे हुए हैं कि दाएं हाथ से उस काम को नहीं कर सकते। मतलब वो दो पक्षों की बात कर रहे हैं, वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा की बात कर रहे हैं कि हम दक्षिणपंथी विचारधारा के नैतिकता के तले इतने दबे हुए हैं कि हम अपने बाएं हाथ को एक कमजोर और एक गंदा काम करने के रूप में समझ रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं कि और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए जिन्हें कल आदमी अकाल था वक्त के, फालतू हिस्से में छोड़ी गई फालतू कहानियां देश प्रेम के हिज्जे भूल चुकी है। अब ध्यान दीजिएगा कि दो विचारधाराओं की बात करने के बाद धूमिल कविता में आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो हवा भी बुझ चुकी है। मतलब हवा का प्रतीक जो है वो चुनाव से, यानी कि अब चुनाव का समय बीत चुका है, चुनाव हो चुके हैं, अब सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं। इश्तिहार का मतलब विज्ञापन से है, एड से है, और वो इश्तिहार जिसमें आम आदमी था, अकाल था और वक्त के, यानी कि उस टाइम के जो फालतू हिस्से में छोड़ी गई फालतू कहानियां, यानी कि आम आदमी की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के जो वादे थे, वो जो इश्तिहार में लगे हुए थे, आज वो सारे इश्तिहार उतार लिए गए क्योंकि चुनाव बीत चुका है, चुनाव हो चुका है। अब आम आदमी की कोई जरूरत नहीं है, उस आम आदमी की किसी भी आवश्यकता की कोई जरूरत नहीं है। देश प्रेम के हिज्जे भूल चुकी है। मतलब कि जो देश प्रेम, जो राष्ट्रवाद जग रहा था चुनाव के समय, वो भी भूला जा चुका है। कह रहा है कि वह सड़क समझौता बन गई है जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज दी थी। वह सड़क का मतलब वो कह रहा है कि आम जनमानस की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तरफ सड़क है, एक तरफ संसद है, और बीच में वो आम आदमी है जो फंसा हुआ है। वो कह रहे हैं कि वो सड़क भी समझौता बन चुकी है, और जिस सड़क पे वो आम आदमी खड़ा है वो सड़क आज समझौता बन चुकी है जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज दिया था। अर्थात जो आम आदमी पहले अपने राजनीतिक व्यवस्था को विद्रोह कर रहा था, राजनीतिक व्यवस्था के विरोध में बोल रहा था, आज उसने उस व्यवस्था के प्रति
एक समझौता, एक सहमति बना ली है, अर्थात समझौते की बात आ गई है। और उसमें पीछा कौन है? एक आम आदमी और बड़े बड़े लोगों के बीच एक डील फाइनल हो गई है, एक समझौता बन गई है। इस तरह की चीजों को धूमिल उभार रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, अब वहां कोई नहीं है, मतलब की इबारत से होकर सब के सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान में जहां पालो और बंजर का फर्क है, मिट चुका है चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं। कह रहे हैं कि नहीं, अब वहां कोई नहीं है, मतलब कि वो जो सड़क है और जो सड़क के उस पार जो है संसद है, उस सड़क पे ऐसा कोई नहीं है कि जो अब विरोध कर सके। मतलब कि जो विरोध करने वाले थे वो भी अब समझौता कर चुके हैं, वो सड़क समझौता बन चुकी है, सब के सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए। मतलब सारे के सारे लोग उस दक्षिणपंथी, उस राजनीतिक तत्कालीन व्यवस्थाओं के पक्ष में चले गए हैं। लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान में जहां पालो और बंजर का फर्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने हैं। वो कह रहे हैं कि व्यवस्था में जो अधिकारीगण भी हैं, छोटे छोटे ऑफिसर की बात कर रहे हैं, लेखपाल का जिक्र किए हैं, जो भूमि के नाप जोख की बात करते हैं। वो कह रहा है कि उसमें किसी प्रकार की वो जो भाषा है उसकी, लेखपाल जो है वो इतने चुपचाप हो गए, इतने मौन हो गए व्यवस्था के पक्ष में जाने के बाद, कि उनके बीच में पालो और बंजर का फर्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने। मतलब कि जो लेखपाल है वो धड़ल्ले से जमीनों का बंटवारा किए जा रहे हैं। आप ध्यान रखेंगे कि उसी समय चकबंदी का भी दौर चल रहा था और उसी चकबंदी भूमि के बंटवारों का जिक्र हो रहा था। उसी का जिक्र करते हुए धूमिल लिख रहे हैं कि चंद खेत हथकड़ी पहने हुए। चंद खेत का मतलब कि कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़ी थोड़ी अपनी सामर्थ्य के अनुसार विद्रोह किए खड़े हैं। अब क्या कह रहे हैं कि ये तो पक्ष की बात हुई कि सारे के सारे जो लोग हैं वो पक्ष में चले गए हैं, अर्थात दक्षिणपंथी विचारधारा के व्यवस्था के नैतिकता के तले दब गए हैं और किसी प्रकार का कोई भी अब विद्रोह नहीं है, विरोध नहीं है, अर्थात वो सड़क भी है, वो समझौता बन चुकी है। तब वो पक्ष के बाद अब विपक्ष का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि और विपक्ष में सिर्फ कविता है, सिर्फ हजाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तुरा चमक रहा है, सिर्फ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है, नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ। कह रहे हैं कि और विपक्ष में सिर्फ कविता है। सारे लोगों को पक्ष में यानी कि उस व्यवस्था के समर्थन में पाने के बाद धूमिल कह रहे हैं कि केवल साहित्य, केवल कविता विपक्ष के रूप में नजर आ रही है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से पूछ सकता है कि धूमिल की कविता नक्सलवाड़ी में विपक्ष में कौन कौन से चीजों का वर्णन है। तो आप पहले नंबर पे देख रहे हैं कि कविता जो विपक्ष में है, फिर दूसरे नंबर पे कह रहे हैं कि सिर्फ हजाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तुरा चमक रहा है, सिर्फ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है, नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी। यानी कि तीन, कविता, हजाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तुरा, भंगी का झाड़ू। आप हजाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तुरा यानी कि जो छुड़ा होता है, जो बाल बनाने के काम आता है, सिर्फ भंगी का एक झाड़ू, अर्थात भंगी और ये जो हजाम है ये हाशिए पर बैठे हुए उस वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ आए हैं। भंगी का एक झाड़ू का हिलना का मतलब क्या है कि उस दलित समाज का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे कि विपक्ष में बस वही लोग पड़े हुए हैं और नागरिकता का हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ। यानी कि जो पक्ष है वो नागरिकता के हक यानी कि जो हमारे मूल अधिकार हैं उसको भी पक्ष मानने को तैयार नहीं है। उस जो ऐसे हक को जो हलाल करती हुई सरकार है, उस गंदी सरकार के खिलाफ कौन कौन है? सिर्फ कविता है और हजाम का उस्तुरा है और भंगी का एक झाड़ू है, अर्थात दलित समाज, शोषित वंचित समाज का जिक्र कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि और तुम हो विपक्ष में बेकारी और नींद से परेशान, कह रहे हैं। और उस अपने मित्र को अब फिर समझा रहे हैं कि और तुम हो विपक्ष में जो बेकारी यानी कि जो बेरोजगार हो और बेरोजगारी के साथ साथ
भूख से पीड़ित हो और भूख का जो इलाज तुम्हारे दिमाग में ठूसा गया है वो नींद से ठूसा गया है, यानी कि तुम बेरोजगार के साथ साथ नींद से भी परेशान हो। नींद से परेशान का होना का मतलब कि तुमको अभी व्यवस्था की ढंग, अभी जो जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं उससे तुम परिचित नहीं हो। कह रहे हैं आगे की और एक जंगल है, और एक जंगल है, मतदान के बाद खून में अंधेरा पछीटता हुआ। जंगल मुखबिर है। जंगल का जो प्रतीक है यहाँ संसद से है, और मतदान के बाद खून में अंधेरा पछीटता हुआ। जंगल मुखबिर है, उनकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमरौवत चाट सकता है। खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा कर किया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार आखिरकार। कविता में देख रहे हो कि ये अंतिम पदबंध है, और ये धूमिल की एक खास विशेषता रही है कि किसी भी कविता के अंतिम पदबंध में वो कविता को एक निष्कर्ष पे ले जाकर के छोड़ते हैं। जैसा कि मैंने मोचीराम को भी जब हम पढ़े थे तब भी हम देखे थे कि, और अकाल दर्शन जब हम पढ़े तब भी हम देखे थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक जंगल है, मतदान के बाद खून में अंधेरा पछीटता है। अंधेरा का जिक्र जब आता है तो हमें ऐसा होता है कि मुक्तिबोध की कविताओं में ज्यादातर अंधेरे शब्द का यूज है, लेकिन मुक्तिबोध की ही विचारधारा से मिलता जुलता जो विचार है वो धूमिल का भी विचार वही है। तो कह रहा है मतदान के बाद खून में अंधेरा पछीटता, यानी कि चुनाव के बाद वो सारे वादे, वो सारा आम आदमी जो उन राजनीतिक व्यवस्थाओं के केंद्र में था, आज वो अंधेरों में पछीटता, यानी कि अंधेरों में सिर्फ केवल अपने जीवन को ऐसे तैसे किसी तरह से जी रहा है। और जंगल मुखबिर है। जंगल मुखबिर का मतलब संसद में मुखबिर हो रहा है। मुखबिर संसद में एक जासूसी की तौर पे इस बात को रखा जा रहा है। उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरौवत चाट सकता है। कह रहे हैं कि उन नेताओं का जिक्र कर रहे हैं कि जो उस संसद यानी कि उस जंगल में जो है, वो जो चुनाव के समय भाईचारा की बात कर रहे थे, उस भाईचारा को निभाने वाले नेता आज चुनाव बीत जाने के बाद आप सचेत रहने की बात कर रहे हैं कि किसी भी रोज वो तुम्हारे हरियाली को बेमरौवत चाट सकता है, यानी कि किसी भी रोज तुम्हारी जीवन की खुशियों को, तुम्हारे हक को वो हलाल कर सकता है। और आगे सावधानियों को सावधान करते हुए कह रहे हैं, खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। मैंने गलत कहा, आखिरकार आखिरकार। कह रहे हैं कि चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमरौवत चाट सकता है। आप ऊपर देख रहे होंगे कि ऊपर जो है मतदान के बाद खून में अंधेरे की पछीटता की बात कर रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को चाट सकता है। खबरदार, सावधान कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मतलब ये है कि चुनाव के बाद ये जो खून का अंधेरा है, मतलब चुनाव के बाद, जो चुनाव बीत जाने के बाद एक जंगल राज का आना की ओर संकेत करते हुए धूमिल कह रहे हैं कि जो नेता कल को भाईचारा कह रहा था, वो कभी भी तुम्हारे हकों को मार सकता है, कभी भी तुम्हारे अधिकार को खत्म कर सकता है। तुम सावधान हो जाओ। आगे कह रहे हैं कि खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया है। कह रहा है कि ये जो राजनीतिक व्यवस्था है वो आम समाज में, यानी कि आम जनमानस में व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच में एक नफरत की भाव को पैदा किया है और एक नफरत की दुकान चलाई है। कह रहा है कि ऐसी नफरत चलाई है, इतना नफरत भर दिया है आम आदमियों के बीच में कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार आखिरकार। कह रहा है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का, आप ध्यान दीजिएगा कि धूमिल यहाँ ये भी लिख सकते थे कि कल तुम्हारा सबसे बड़ा लड़का, लेकिन उन्होंने क्या लिखा कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का। छोटा लड़का लिखने का भी एक अपना तर्क है। तर्क ये है
कि छोटा लड़के का मतलब क्या है, एक अबोध लड़के की बात हो रही है, अबोध मानव की बात हो रही है, जिसको किसी प्रकार का कोई राजनीति से मतलब नहीं है, किसी प्रकार का किसी विचारधारा से मतलब नहीं है। वो भी अपनी इस व्यक्ति नफरत की जंग में लड़ते हुए अपनी पड़ोसी का गला अपनी स्लेट से काट देता है। स्लेट्स के मतलब कि वो पढ़ने वाली जो चीज है, जिसपे हम लिख के पढ़ते हैं, वो पढ़ाई भी आज, शिक्षा भी आज जर्जर हो चुकी है। और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारे अंदर अपने हक की जो अधिकार हैं उसकी जानकारी नहीं होगी और हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो धूमिल इसी नक्सलवाड़ी को विस्तृत से व्याख्यायित करते हुए कह रहे हैं कि आज जो व्यवस्था है वो लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रही है, और उस नफरत में इतना आगे बढ़ चुकी है कि आज एक आदमी जो हर घर के जो छोटा लड़का है, जो एक अबोध आदमी है, वो भी अपने पड़ोसी का गला अपनी स्लेट से कब काट दे ये कोई नहीं जानता। क्या मैंने गलत कहा? क्या मैंने गलत कहा का मतलब कि वो जो व्यवस्था को देख रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था के बाद कवि लास्ट में यही कह रहे हैं कि जब शासन और सत्ता ने पूरी समाज में एक नफरत की आग को आग में जो घी डाला है, उस नफरत की आग में ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि आम आदमी भी एक दूसरे से इस तरह से लड़ने जा रहे हैं कि कब कोई किसका गला काट दे कोई नहीं जानता है। और ये हो क्यों रहा है? सिर्फ चुनाव और राजनीतिक अपने अपने हित को साधने के लिए। तो इस कविता में उन्होंने नक्सलवाड़ी आंदोलन को एक समर्थन के भाव से कहा है कि आप सचेत हो जाइए, और व्यवस्था को भी ललकारते हुए वो विरोध की भी बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको समझ आई होगी, और अगर कविता समझ आई है तो आप लाइक करें, चैनल को शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। ऐसे ही एक अलग अलग टॉपिक के साथ हम एक अलग अलग विषय पे वीडियो के साथ उपलब्ध होंगे। आप तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और भी हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं, जो कई सारे कवियों की कविताओं को पे बातचीत हुआ है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के लिए साथ, तब तक के लिए नमस्कार।